समय पहले की बात है। राजपुर गांव में नितिन नाम का एक किसान रहता था। वो हर रोज सुबह उठकर हल और बैलों के साथ खेत में जाता था। खेत को अच्छी तरह से जोतता और उसमें बीज बोता। खेतों में नितिन बहुत मेहनत करता था। उसकी मेहनत के कारण उसके खेत भी सोना उगलते थे। भरपूर फसल होने के कारण नितिन उसे बेचकर आराम से रहता था। नितिन का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो अपने बैलों की भी बहुत सेवा करता था। बैलों को हर रोज हरी हरी घास खिलाता था, उन्हें हर रोज नहलाता और उनकी मालिश भी करता था। इससे नितिन के बैल खूब तंदुरुस्त हो गए थे। नितिन ने उनके गले में सुंदर सी घंटियां बांध दी थी। जब वे बैल चलते थे तो घंटियों की आवाज सुनकर नितिन को बहुत अच्छा लगता था। नितिन उसी तरह हल का भी बहुत ध्यान रखता था। रोज हल के ऊपर की धूल साफ करके उसे चमकाता था। तीज त्योहारों पर नितिन उनकी पूजा करता था। धीरे धीरे बैल को और हल को अपने ऊपर घमंड होने लगा। बैलों को लगता है कि नितिन के घर की खुशहाली उनकी वजह से है और वे खेत जोतने ना जाए तो वहाँ एक दाना भी पैदा नहीं हो सकता। उधर हल को लगता है कि खेतों की असली जुताई तो वो करते हैं, बैल तो खाली खेत में टहलते रहते हैं। एक दिन दोनों में बहस हो गई। बैलों ने कहा, खेत हम जोतते हैं, उसमें सारी मेहनत हमारी होती है, इसीलिए नितिन हमें अपने हाथों से खिलाता है। तभी हल ने अकड़ते हुए कहा, जी नहीं, धरती का सीना फाड़ कर ताजी मिट्टी बाहर हम निकालते हैं, इसीलिए असली जुताई हमारी हुई, तभी तो किसान हमारी पूजा करता है। दोनों में झगड़ा बढ़ गया तो दोनों फैसला करने नितिन के पास पहुँचे। नितिन दोनों को भी बराबर प्यार करता था। वो सोच में पड़ गया। बाद में नितिन ने सोचकर बैलों से कहा, तुम्हारा कहना सच है, तुम बहुत मेहनत करते हो। जाओ, आज पूरा खेत तुम जोताओ। ये सुनकर बैल खुशी से उछलते कूदते खेत पहुंच गए। वे पूरा दिन खेत में चलते रहे। शाम को नितिन ने आकर जब देखा तो खेत जरा सा भी जूता नहीं था। नितिन ने कुछ भी नहीं कहा और बैलों को लेकर चुपचाप घर लौट आया। अगले दिन नितिन हल को कंधे पर लाद कर खेत में पहुंचा। वहां उसने हल के नुकीले फल को जमीन के भीतर घुसा दिया और फिर नितिन बोला, तुम भी मेरे लिए बहुत मेहनत करते हो, आज ये पूरा खेत तुम जोत के आओ। हल को वही छोड़कर नितिन घर लौट आया। बैल खेतों में धीरे धीरे चलते थे, इसलिए ज्यादा जुताई नहीं हो पाती थी। आज हल को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिला था। उसने सोचा, शाम होने से पहले ही ये पूरा खेत जोत डालता हूँ। नितिन के जाने के बाद हल ने खेत को जी भर के देखा और फिर उसे जोतने के लिए आगे बढ़ा। मगर ये क्या हुआ, हल तो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो पाया। जिस खेत को वो दौड़ते हुए जोतता था, आज वो हिल भी नहीं पा रहा था। हल ने बहुत जोर लगाया, पसीने से तरबतर हो गया, पर 1 इंच भी आगे खिसक न सका। शाम को नितिन आया तो उसने देखा कि आज भी खेत जरा भी नहीं जोता है। नितिन ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप हल को उठाकर घर ले आया। हल और बैल अपनी अपनी सफलता की वजह से दुखी थे। दोनों भी एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे। ये सब नितिन ने देखा और उन्हें समझाने लगा, हम सबकी शक्ति एकता में है, अलग अलग होकर हम सब अधूरे हैं। इसीलिए आपस में लड़ने की बजाय अगर हम मिलजुल कर काम करें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। ये बात हल और बैल के समझ में आ गई। दोनों में फिर से एक बार दोस्ती हो गई और अगले दिन बैल घंटियां बजाते हुए खेत की ओर चले तो नितिन ने अपने कंधे पर हल को लाद दिया। उस दिन सभी ने मिलकर खेतों की खूब जुताई की। थोड़े ही दिनों में खेतों में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। तभी से किसान, बैल और हल, इन तीनों की जोड़ी आज तक कायम है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी अपनी कला में माहिर होता है। कभी भी किसी की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। कुछ साल पहले रामपुर में हरिया अपने परिवार के साथ रहता था। वो अपना छोटा खेत बो के परिवार की परवरिश किया करता था। उसका छोटा भाई कृष्णा खेती के काम में उसकी कोई मदद नहीं करता, लेकिन कृष्णा एक बहुत ही अच्छा कारपेंटर था। कृष्णा, कृष्णा उठो भाई, सूरज सिर पे आया है, कुछ काम वाम नहीं करना तुम्हें? भैया, स्कूल शुरू होने में अभी 1 महीना बाकी है, क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो ना। मुखिया जी सुबह आके गए हैं, वो स्कूल के बेंचेस का काम कब तक होगा पूछ रहे थे। कह देना हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है। ये कह के कृष्णा फिर मुंह पे चद्दर ओढ़ के सो जाता है। हरिया को समझ नहीं आ रहा
आखिर इसे कैसे समझाए। इसी विचार में हरिया अपने खेत की तरफ निकल पड़ता है। जब वो गांव की नुक्कड़ पे पहुंचता है तब अरे भाई, सुना है मुखिया जी दूसरे गांव से मिस्त्री बुला रहे हैं। वो तो होने ही वाला था। कृष्णा के भरोसे बैठेंगे तो हो गया सत्यानाश। हाँ और नहीं तो क्या। हरिया भैया की विश्वसनीयता की वजह से मुखिया जी ने ये इतना अच्छा काम उस आलसी कृष्णा को दिया है। गांव वालों की बातें सुनकर हरिया परेशान हो जाता है, क्योंकि कृष्णा की गैर जिम्मेदारी की वजह से अच्छा खासा पैसे देने वाला काम खोने के लक्षण नजर आते हैं। क्या करूं इस लड़के का समझ नहीं आता। भगवान ने हुनर तो दिया है, लेकिन इसका यह आलसीपन। हरिया थका हारा रात को घर लौटता है। उसकी बीवी उसे खाना परोसती है। बीवी से पता चलता है कि कृष्णा दोपहर 3 बजे उठा और बिना नहाए धोए दोस्तों से मिलने बाहर चला गया है। अच्छा, यानी आज भी स्कूल नहीं गया। इतना काम पड़ा है, लेकिन इस लड़के के दिमाग में भूसा भरा है। और आज जाते समय रात के भोजन में केरी का अचार बनाने के लिए बोल के गए हैं। बीवी की बातें सुनते ही हरिया के दिमाग में एक कल्पना आती है। वो बीवी से नींबू मांग के लेता है और बाहर आंगन में जाके बैठ जाता है। भाभी, जल्दी खाना परसो, बहुत भूख लगी है। और हाँ, कैरी का अचार भी देना। केरी का अचार बाहर आंगन में आपके भैया बना रहे हैं। कृष्णा बाहर आता है और हरिया को नींबू के बीज के साथ बैठा देख चकित होता है। भैया, ये नींबू के बीज के साथ क्यों बैठे हो? तुम्हारे लिए कैरी का अचार बना रहा हूँ। भैया, आप ठीक तो है? नींबू के बीज से आप कैरी उगाओगे? हाँ, क्यों नहीं उगेगी। भैया, आप ही ने सिखाया है ना, जो बोओगे वही पाओगे। फिर तभी मुखिया जी का आदमी वहां आता है और कृष्णा को बताता है कि मुखिया जी ने स्कूल के काम के लिए नए कारपेंटर को बुलाया है। अब उसे स्कूल आने की जरूरत नहीं। अरे मुखिया जी, ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरे जैसा एक्सपर्ट कारपेंटर उन्हें आजू बाजू के 10 गांव में नहीं मिलेगा। वो आप उनसे जाके बोलिए, चलता हूँ। अच्छा खासा काम हाथ से जाने की वजह से कृष्णा बहुत दुखी होता है। कृष्णा, अब दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। तुमने अपने आलसी स्वभाव के कारण इतना अच्छा पैसे कमाने का मौका खो दिया है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है कृष्णा, देर से आए दुरुस्त आए, आगे से ख्याल रखना। तो इस प्रकार देर से ही सही कृष्णा की आंखें खुल जाती है और वो आगे से खूब मेहनत करने का वादा हरिया को देता है। पवन एक मैकेनिक था जिसका गांव में एक गैरेज था। गांव के सभी लोग पवन के पास ही गाड़ियां बनाने आते थे। पवन पढ़ा लिखा नहीं था। बेटा मनीष, स्कूल जाओ, स्कूल का समय हो गया है। पवन अक्सर अपने बेटे मनीष को स्कूल जाने और पढ़ने लिखने के लिए कहा करता था, लेकिन मनीष पढ़ाई लिखाई में कमजोर था। मनीष, बोलो 4 पंचे कितना? वो मास्टर जी 16। वाह, 4 पंचे 16, बहुत अच्छे। अब हाथ आगे करो। मास्टर जी मनीष को छड़ी से मारा करते थे। अक्सर मनीष सालाना परीक्षा में फेल हो जाता था और फिर पवन उसे बैठकर समझाता था। बेटा देखो, मैं तो पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे घर की हालत खराब थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े आदमी बनो और अपनी खुद की आलीशान गाड़ी में घूमो। पापा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। बेटा, और मेहनत करो। साल बीते और मनीष उसी तरह परीक्षा में फेल होता गया। अब पवन ने मनीष से उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो कभी पढ़ पाएगा। बेटा मनीष, कल से गैरेज आया करो, कम से कम कुछ काम तो सीख लो। और अगले दिन से पवन अपने बेटे मनीष को गाड़ियां बनाना सिखाने लगा। मनीष को भी गाड़ियां बनाने का काम बहुत पसंद था। कुछ वर्ष बाद मनीष पवन से भी होशियार मैकेनिक बन गया और पवन बुढ़ापे के कारण बीमार हो गया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े इंसान बनो और अपनी खुद की आलीशान गाड़ी में घूमो। अब मैं पढ़ नहीं पाया तो क्या करे, लेकिन गाड़ी में जरूर घुमाऊंगा आपको, और वो भी खुद की गाड़ी में। उस दिन मनीष ने ठान लिया कि वो अपने पापा की इच्छा पूरी करेगा और खुद ही अपने लिए एक कार बनाएगा। उसने पूरी लगन के साथ अपना काम शुरू किया। लगभग 2 साल बाद मनीष की मेहनत रंग लाई और उसने खुद के लिए एक शानदार कार बनाई। देखो पापा, मैंने कहा था ना,
कि मैं आपको अपनी खुद की बनाई हुई कार में घुमाऊंगा? मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। चलो तुम्हारी इस नई कार का उद्घाटन हम देवी माँ के दर्शन से करते हैं। दोनों बाप बेटे अपने लंबे सफर पर निकल पड़े। कई किलोमीटर चलने के बाद पवन के मन में एक ख्याल आया। अरे बेटा मनीष, कार में पर्याप्त डीजल तो है ना? हम काफी दूर आ चुके हैं, डीजल खत्म ना हो जाए। अरे पापा, उसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे कैसे? भला बिना तेल के कोई कार कैसे चलेगी? हाँ पापा, चल सकती है, ये बिल्कुल मुमकिन है। बेटा, मेरे इतने साल का तजुर्बा कहता है कि बिना तेल के कोई कार कभी नहीं चलेगी। पापा, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना? रुकिए, आपको अभी यकीन दिलाता हूँ। ऐसा कहकर मनीष ने तुरंत कार रोक दी। वे दोनों कार से बाहर आए। पवन कार की जांच करने लगा। तभी उसने पाया कि कार में ईंधन के लिए कोई टैंक मौजूद ही नहीं है। अरे ये कैसे संभव है? इस कार में तो तेल की टंकी ही नहीं है। क्यों पापा, कहा था ना मैंने, इस कार में तेल की कोई जरूरत नहीं। ये कार सौर ऊर्जा से चलती है। ये बात सुनकर पवन हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। मनीष का पूरा बचपन उसकी आंखों के सामने आ जाता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं गलत था। तुमने एक ऐसा आविष्कार किया है जो आज तक कोई पढ़ा लिखा नहीं कर सका। मुझे तुम पर नाज है। सच में तुम्हारी ये कार कोई मामूली कार नहीं है, ये एक जादुई कार है।